तो आइए अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है ये एंथैल्पी? एंथैल्पी बेसिकली जो है दैट इज़ द मेजर ऑफ हीट कंटेंट इन द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक टर्म है, थर्मोडायनेमिक यूनिट में आप पढ़ेंगे भी सही इसके बारे में। और हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ हीट कंटेंट इन द सिस्टम। और हीट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को पहले आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता था और इसके बारे में मैंने आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया था सेपरेशन एनर्जी के नाम से। तो क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आइए देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bounded electron, from, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, from an isolated gaseous atom। सिंगल एटम, वो भी गैसियस एटम अगर हो, उसमें से हम क्या करते हैं, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। सपोज ये आपके पास एटम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस शेल्स हैं और जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रहेगा। सपोज कर दीजिए ये इलेक्ट्रॉन है वो, और इसकी जो है कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के साथ जिसके साथ ये बंधा हुआ है। इसको निकालने के लिए, इसको रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं इस आइसोलेटेड गैसेस एटम को, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच आई के नाम से भी जानते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है। तो अब आपको सीधा सा पता है कि भाई ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बाउंडेड है और कौन सा टाइटली बाउंडेड है। तो जैसा कि एटॉमिक रेडियाई में आपने स्टडी किया है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे एटॉमिक रेडियस पे फ़र्क पड़ता है, उसका सीधा सीधा जो संबंध है वो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी है। क्योंकि जैसा आपने पढ़ा कि भाई अक्रॉस द पीरियड जब आप मूव करते हो अक्रॉस द पीरियड, तो क्या चीज़ बढ़ रही थी? इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में एंटर कर रहा था। अक्रॉस द पीरियड एक टर्म आपको मैंने बताई अभी पिछले लेक्चर में, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सेम शेल। तो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विद इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट गेट्स टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप एलिमेंट टू एलिमेंट बढ़ेंगे दैट गेट्स टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जब टाइटली बाउंडेड हो जाएगा न्यूक्लियस से तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फिर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतनी एनर्जी कम लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये इसका जनरल ट्रेंड रहता है अक्रॉस द पीरियड, किसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो ये एक किस्म से वेरिएशन होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की अक्रॉस द पीरियड, जो कि रिलेटेड है हमारे एटॉमिक रेडियाई के कंसेप्ट से ही। अब डाउन द ग्रुप क्या कंसेप्ट था एटॉमिक रेडियाई का? आपको याद है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो हर बार एक नया शेल ऐड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। भाई पहले सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर है सेकंड शेल में, अगले केस में इलेक्ट्रॉन आ गया आपका जो है वो थर्ड शेल में। तो हर बार इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो चला जाता है, प्लस साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो रोल प्ले करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, एक तो शील्डिंग इफेक्ट रोल प्ले कर रहा था और दूसरा क्या था, जो एडिशन ऑफ न्यू शेल। ये दोनों रोल्स मिलकर क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जैसे आप मूव करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फार एंड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं
इसको निकालने के लिए, फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा विद एडिशन ऑफ न्यू शेल। सो हम कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। Although effective nuclear charge increases also on moving down the group, but because of the shielding effect of the inner shell electron and also due to the addition of new shell, because electron always enter in the new shell as we move down the group, ionization enthalpy decreases on moving down the group. Both of these are the general trends. Both of these are the general trends of the ionization enthalpy. Lot of exceptions are there. अब जैसे आपको मैंने अभी अभी एक एटॉमिक रेडियाई का एक्सेप्शन बताया था कि बोरोन, फिर उसके बाद गैलियम आ गया था और एल्यूमिनियम आ गया था, फिर इंडियम और फिर थैलियम। अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, इसी ग्रुप को लेकर चलते हैं हम डाउन द ग्रुप, अभी मैंने बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये डिक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आएगा कि ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्वेश्चन आ जाता है ये कि ऑल्दो ionization enthalpy decreases down the group, yet ionization enthalpy of gallium is higher than aluminium। रीज़न सेम है जो आपको एटॉमिक रेडियस में बताया है, क्योंकि गैलियम के अंदर आपने देखा था एटॉमिक नंबर 31 था, तो इनर इलेक्ट्रॉन जो थे वो 3d10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3d10 4s2 4p1 गैलियम के अंदर, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर क्या रहता है, हमारे पास अंदर रहता है 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p1 रहता है। तो ये जो 3d10 है इनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज 3d इलेक्ट्रॉन्स, इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो 4p1 इलेक्ट्रॉन है, इट गेट्स टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि द न्यूक्लियस इज नॉट इफेक्टिवली शील्डेड बाय दिस इनर d इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द पुअर शेप्स ऑफ द डबल शेप्स ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल्स। जो ये d के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट गेट्स टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहेगा तो क्या होगा, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए जो है गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट विल बी हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस चीज़ का भी जो है हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका मैंने नोट्स में डाल रखा है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और एक इसमें एक्सेप्शन आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की बताता हूँ मैं, कि जैसे आपके पास ये एलिमेंट्स हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम ये कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, ये हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। लेकिन अब आप देखें इसमें ये 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है, ये 16th ग्रुप है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें बोरोन की, इसमें आता है 1s2 2s2 2p1। कार्बन में क्या आता है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन में क्या आता है 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन में क्या आता है 1s2 2s2 2p4। अब आप इसके अंदर नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है इसको देखें तो p ऑर्बिटल यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और ऑक्सीजन के अंदर जो p ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, 1 2 3 एंड 4। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं दीज आर द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स, ये बात मैंने आपको सेकंड यूनिट में भी बताई है। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज स्टेबल ऑर्बिटल्स ड्यू टू विच इट विल रिक्वायर वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी in order to eject the electron from this stable half filled orbital। सो इसमें एक हल्का सा ट्रेंड में चेंज आएगा कि बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, कार्बन की ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की दिखानी है आपको। तो जो एक्चुअल ट्रेंड रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो ये रहेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों हुई, ऑल्दो ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है और नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर एक्चुअल ट्रेंड चलता तो नाइट्रोजन की कम होती और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती,
लेकिन है नाइट्रोजन की ज़्यादा। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ 2p ऑर्बिटल। हाफ फील्ड स्टेबल 2p ऑर्बिटल होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने आपका नोट्स में डाला हुआ है। और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, लेकिन बेरिलियम जो कि एक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन जो कि एक 13th ग्रुप का एलिमेंट है उससे ज़्यादा रहती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे भी यही रीज़न है। यहाँ पर जो बेरिलियम का ऑर्बिटल है, बेरिलियम जो है दैट इज़ 1s2 2s2 एंड बोरोन इज़ 1s2 2s2 2p1। देखिए शेल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल है दैट इज़ फुली फिल्ड, दिस इज़ फुली फिल्ड स्टेबल 2s ऑर्बिटल। और फुली फिल्ड स्टेबल होने की वजह से जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है दैट विल बी वेरी वेरी हाई एनर्जी। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा रहेगी। और भी इसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है, जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा रहेगी एल्युमिनियम से, ठीक है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है डाउन द ग्रुप की, अगर हम बात करते हैं तो वो कंसेप्ट आ जाता है किसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी का थैलियम की इंडियम से ज़्यादा रहती है। जो थैलियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज़्यादा रहती है। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या रहेगी? इंडियम से ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। थैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर है, पहले इंडियम का देखते हैं एटॉमिक नंबर हम। इंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना? Z है उसकी वैल्यू 49। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें इंडियम की तो वो है यहाँ पर क्रिप्टन, और फिर ये हो जाता है 4d10 5s2 5p1। और थैलियम की अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर है 81। इसमें आ जाता है हमारे पास जेनोन, और इधर आ जाएगा 5d10 सॉरी 4f14 आएगा, पहले 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f ऑर्बिटल में हैं, जिसका पुअरेस्ट से पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका शील्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। और इसमें जो है 4d में है 10 इलेक्ट्रॉन, जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर तो भी है लेकिन लेस पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एज कम्पेयर टू f ऑर्बिटल, लेस पुअर एज कम्पेयर टू f ऑर्बिटल। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, इनर f ऑर्बिटल, क्या होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दैट विल बी वेरी टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस को ढक ही नहीं पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स अफेक्टिवली, क्योंकि इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो इसकी वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहेगा, जिसकी वजह से थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंडियम से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो ये भी कंसेप्ट आप इसमें ध्यान में रखेंगे। तो वैरायटी ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर रिगार्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज। और इसके अंदर जो है आपको मैं टर्म बता दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर एक टर्म आती है दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या होती है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अनदर। सपोज दिस इज वन, आपने इसको एनर्जी दी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर आपने फर्दर ए पॉजिटिव को एनर्जी देनी है डेल्टा एच आई, ठीक है जी, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, A2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर आपने इसको और एनर्जी दी, ठीक है, डेल्टा एच आई, और फिर ये A3 पॉजिटिव बन गया। तो ये जो एनर्जीज दे रहे हो आप वन आफ्टर द अनदर, आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दीज एनर्जीज आर नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अनदर, इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बोलते हैं।
अब जैसे ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपने एनर्जी दी, इसको लिखेंगे डेल्टा एच आई वन। इसको फिर आप कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर फर्स्ट आयन बन गया आपके पास, यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। अब इसमें से आपने फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना है डेल्टा एच आई टू। ये जो एनर्जी बनी दैट विल बी नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फिर उसके बाद A2 पॉजिटिव बाईवैलेंट कैटायन बन गया, इसमें से आपने फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपने जो तीसरी बार एनर्जी दी, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो इनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अनदर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज का केस। अब जैसे आपसे पूछते हैं कई बार ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन मैग्नीशियम बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन मैग्नीशियम। अब इसमें सारा जो खेल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर छुपा हुआ है। इसके पीछे आपको कमेंट करना है कि ऐसा क्यों होता है, कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम के मैग्नीशियम से कम क्यों है। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। सोडियम का Z11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का Z12 होता है प्लस मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें मैग्नीशियम का s ऑर्बिटल जो है दैट इज फुली फिल्ड। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सोडियम का मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन 3s में है, सिंगल है, इसमें 3s में है, डबल है। तो नेचुरल सी बात है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये जो वन इलेक्ट्रॉन है सिंगल दैट इज लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, और न्यूजली बाउंडेड है तो इसको निकालने के लिए एनर्जी कम ही तो लगेगी। जबकि यहाँ ये फुली फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल है और फुली फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी कि सोडियम को, गैसियस एटम को आपने एनर्जी दी डेल्टा एच आई वन और ये Na पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या बन गया 1s2 2s2 2p6। ये स्टेबल नियोन गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले बैठा है अब, जो कि नोबल गैस है। नोबल गैसेस की तो बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं बिकॉज इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह से फुली फिल्ड है। अब ये 2p6 हो चुका है, ये 2p6 होने का मतलब अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, p ऑर्बिटल्स इसके फुली फिल्ड हो चुके हैं। अब मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम ने पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला है अपना तो इसको एनर्जी जो देनी पड़ी है वो हाई देनी पड़ी है। Mg पॉजिटिव बना है पहले, फिर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि Mg पॉजिटिव अब क्या बन चुका है, इक्विवेलेंट हो चुका है सोडियम के, N1s2 2s2 2p6 3s1 हो चुका है ये, ऑल्दो हाई आयनाइजेशन। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो अब इसमें 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो आसानी से निकल जाएगा। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाएगी दैट विल बी लोअर एज कम्पेयर टू द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, क्योंकि अब सोडियम Na पॉजिटिव में से आपने अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये फुली फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल है, इसमें निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे दैट विल बी वेरी वेरी हाई एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ देंगे आप वो बहुत ज़्यादा लगेगी, जबकि मैग्नीशियम के केस में Mg2 पॉजिटिव बनना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि 3s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है सिंपली। तो यही इसमें रीज़न बताना था हमें कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो मैग्नीशियम से कम है। क्यों कम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं मैग्नीशियम फुली फिल्ड स्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो Na पॉजिटिव है इट गेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड स्टेबल 2p ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो इसमें से एनर्जी निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी, हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें देनी पड़ती है। जबकि मैग्नीशियम में से अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो यहाँ पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है वो लो देनी पड़ती है। तो ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की लोअर है मैग्नीशियम से, बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम की हाइयर है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से कुछ आप आयनाइजेशन एंथैल्पीज का कंसेप्ट देख सकते हैं।
एक आपको मैं जो है यहाँ पर इनकी एप्लीकेशंस बता देता हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ में। व्हाट आर द यूजेस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, एप्लीकेशंस क्या हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, सेपरेशन एनर्जी कह लो, बहुत सारे इसके जो है नाम हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या है देखो, इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी जो है वो ये है कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से, एंड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, इसके बीच में आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं ना, आपको मैं ये बता दूं, जो मेटल्स होते हैं दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। और जो सब्सटेंसेस की आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग जो है मेटल्स होते हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होंगे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, वो उतने ही वीक मेटल्स होंगे। फिर जैसे आपको मैंने बताया कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि जो मेटालिक करेक्टर है ये डिक्रीज करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो मेटालिक करेक्टर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटालिक करेक्टर डायरेक्टली रिलेट करता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन से। जो सब्सटेंस आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं, दीज आर टिपिकल मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। और लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्यों है, ड्यू टू देयर लार्ज साइजेस, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ड्यू टू देयर लार्ज साइजेस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल मेटल्स बोलते हैं। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम टिपिकल नॉन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सट्रीम राइट पर लाई करते हैं, तो दीज आर टिपिकल नॉन मेटल्स। वाई टिपिकल नॉन मेटल्स, बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज, वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज। तो ये सीधा सीधा सा जो है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी और मेटालिक करेक्टर के बीच में रिलेशन है। क्योंकि जो मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज लो होती हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाती है फिर वो वीक मेटल्स हो जाते हैं, या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी एप्लीकेशन हम क्या बता सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें ये पता चलता है कौन सा सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में पता चलता है हमें स्पीसीज़ के। क्योंकि देखो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस विच आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, विच आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Substances which are easily oxidized are strong reducing agents। वो substances क्या होते हैं, strong reducing agents होते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो reducing character है, जो reducing character होगा that is inversely proportional to the value of ionization potential। कि जितना लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो उतनी जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सब्सटेंस, इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब वो सब्सटेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब्सटेंस। और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर होगी तो वो फिर उसको डिफ़िकल्टी है टू लूज इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन लूज करने में, फिर वो इट इज़ नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या होगा, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी। तो ये कुछ जैसे हैं एप्लीकेशंस हैं हमारे पास किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की। अब एक और है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू हमें ये पता चलता है। अब जैसे सोडियम है, ये पहले Na पॉजिटिव में चेंज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन में निकला इसमें से, फिर Na पॉजिटिव Na2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है इसको, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है। आप क्या करें, इन दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस निकाल लें। अगर इन दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, अगर डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आता है, तो आप ये कहेंगे रिजल्ट डायरेक्ट की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो Na पॉजिटिव है, हमेशा आप Na पॉजिटिव ही लिखते हैं, Na2 पॉजिटिव कभी नहीं लिखते, क्योंकि इन दोनों के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो कितना आता है, वो आता है 42.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जो हमने रूल बनाया है कि जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आएगा, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे +2 है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। और अगर डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस जो है वो लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। इस केस में जो है फिर क्या होगा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। तो ये हमारे पास जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल की कुछ एप्लीकेशंस हैं। बाकी आपको जो है इसमें मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कल। आज के लिए आप इतना ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।